चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए अभी तक हम थोड़ा सा ज्योग्राफी का पार्ट कर चुके हैं और करंट हमारी चल ही रही है साथ में। अब आज से हम स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का पार्ट। हम इसको भी साथ में लेके चलेंगे जिससे कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हुए बोर ना हो। तो ये पॉलिटी का हमारा आज का वीडियो है, ये पार्ट 1 है, भाग 1 है। हम आज के वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल स्टार्ट से पॉलिटी पढ़ेंगे। संवैधानिक ढांचा क्या है इसका, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853, 1858, 1861 और 1892 का अधिनियम। इतने एक्ट अधिनियम जो हैं वो हम आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कर दें जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते। देखिए संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ऐतिहासिक क्या है ये हमारा संवैधानिक ढांचा। देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसी के अंदर आता है हमारा संवैधानिक ढांचा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1600 AD 1600 ईस्वी में ब्रिटिश जो थे वो भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। एलिजाबेथ वहाँ की महारानी थी, उनसे उन्होंने परमिशन लिया था और भारत में व्यापार करने आए थे। सिर्फ व्यापार तक ही सीमित थे उस समय। क्या ये कर रहे थे, सिर्फ ट्रेड, व्यापार तक सीमित थे। 1765 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए, मतलब राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार उनको प्राप्त हो गए। साथ यहाँ पे जो उस समय राजा थे उनसे, मुगल बादशाह से। भारत में क्षेत्रीय शक्ति का उदय हो गया जब ये, चूंकि उस समय सबसे ज़्यादा जो आय का अर्जन होता था, संपन्न जो राज्य था वो था बंगाल। तो बंगाल और बिहार इस पूरे एरिया की, इनको जब दीवानी अधिकार मिल गए, ये यहाँ से टैक्स कलेक्ट करने लगे। तो एक जब पैसा आ जाता है तो क्या होता है कि वो शक्ति उसकी बढ़ जाती है। तो ये भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में इनका उदय हो गया। 1857 की क्रांति हुई। 1858 का एक सिपाही विद्रोह होता है 1857 में। भारत उसके बाद क्या होता है, ये सत्ता जो है कंपनी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है, वहाँ की महारानी या राजा के हाथ में। तो भारत शासन अधिनियम, भारत पर शासन ब्रिटिश ताज का हो जाता है 1858 में। तब से लेके 1947 तक ब्रिटिश ताज का ही भारत में शासन रहा, मतलब जो वहाँ के राजा थे उनका। 1947 तक ये शासन जारी रहा। 47 में भारत स्वतंत्र हुआ है, तब से भारतीयों का शासन आ गया है। तो संविधान की आवश्यकता पड़ी। जब कोई देश स्वतंत्र होगा तो उसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए, उसे बोलते हैं संविधान। संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो इसकी शुरुआत कब हुई है, 1934 में MN रॉय ने कहा सबसे पहले कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। 1946 में संविधान सभा बनी और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। ये थी अभी से, मतलब जब से ब्रिटिश आए हैं तब से जब संविधान अस्तित्व में आ गया है तब की पूरी कहानी। अब देखिए बहुत शॉर्टकट में मैं पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़। ठीक है, कंपनी का शासन कब से कब तक रहा है, तो 1773 से 1858 तक इसे कंपनी का शासन बोलते हैं। 1858 से क्या हो जाएगा, क्राउन का शासन बोलते हैं, ब्रिटिश ताज, महारानी के हाथ में सत्ता चली जाती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहला ये एक्ट था जब इसको नियमित नियंत्रित करने का ब्रिटिश सरकार का ये पहला कदम था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को इस एक्ट के द्वारा पहली बार मान्यता दी गई थी और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी 1773 में। देखिए ये हमारा भारत था उस समय। ठीक है, इधर पाकिस्तान वाला एरिया भी भारत में ही है। तो ये है बॉम्बे, ये मद्रास और ये है बंगाल। तो इन 3 जगह पे गवर्नर हुआ करते थे 1773 के पहले। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद का नाम दे दिया गया। अब ये गवर्नर जनरल हो गए और जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इनके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया। यही है केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। और इस गवर्नर जनरल की मतलब सहायता के लिए एक काउंसिल, एक परिषद बनाई गई और उसमें 4 सदस्य दिए गए। और वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसी एक्ट के द्वारा 1773 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया, एक प्रावधान था कि बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो 1773 के एक्ट के कारण 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक CJI चीफ जस्टिस थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, जो कर्मचारी हैं कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कर्मचारी है
उसके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, नहीं कर पाएगा वो, और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया। ठीक है, 1781 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। बस इसमें यही पूछा जा सकता है कि इस एक्ट, निम्नलिखित एक्ट में से किसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, तो 1781 के एक्ट को। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स वहाँ के कौन थे, प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अभी तक वो कंपनी के अधीन क्षेत्र था, अब क्या गया, जितना भी क्षेत्र कंपनी के अधीन था, ये पूरा जो ब्रिटिश भारत है, ये ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र है, ये पूरा जितना भी भारत का है, इसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके राजनैतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य, इन दोनों को पृथक कर दिया गया। राजनीतिक कार्यों के कंट्रोल के लिए एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वाणिज्यिक कार्यों के लिए एक सीओडी बनाई गई, मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल कहा गया। और इन दोनों की बात करें तो नियंत्रण बोर्ड जो था वो सबसे ज़्यादा प्रभावी था, उसका नियंत्रण निदेशक मंडल पर भी था। अब इस प्रकार से देखिए, एक कंपनी, उसमें दो बोर्ड हो गए, एक ये बोर्ड हो गया, एक ये बोर्ड हो गया, मतलब दो प्रकार से शासन चल रहा, तो वो हो गया ये द्वैध शासन। ब्रिटिश सरकार का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, किसके माध्यम से, बीओसी के माध्यम से। 1833 का चार्टर अधिनियम देख लेते हैं। देखो 1833 में क्या किया गया कि ये पूरा ब्रिटिश नियंत्रित भारत है, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को रोक दिया गया, मतलब इसके व्यापार के एकाधिकार को, कि पहले क्या था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, अब इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, अब अन्य लोग भी व्यापार कर सकते थे, और इसे सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ था कि सिविल सर्विसेज को भारतीयों को वंचित कर दिया गया था। हुआ यह था कि पहले भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था कि जो सिविल सर्विसेज होती हैं भारतीयों को शामिल किया जाए, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसने विरोध किया था, इस वजह से इस प्रावधान को वापस ले लिया गया था। भारतीय केवल, इसमें इस एक्ट में ये प्रावधान है कि भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वर्ण और वंश के आधार पर सरकारी सेवा के अयोग्य नहीं समझा जाएगा। जो भारतीय हैं उनको इन आधार पर सरकारी सेवा के अयोग्य नहीं समझा जाएगा। देश के प्रशासन में भारतीयों का हिस्सा लेना इस एक्ट के द्वारा संभव हुआ। ये क्वेश्चन आएगा कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हुआ, तो 1833 का चार्टर। जो गवर्नर है उसकी काउंसिल में एक चौथा सदस्य, पहले 3 सदस्य थे इस एक्ट के द्वारा, 1773 एक्ट के द्वारा, ये देखिए चौथा सदस्य यहाँ पे 4 सदस्य हैं। यहाँ पे एक कानूनी सदस्य को ऐड किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल की जो परिषद है, काउंसिल है, उसमें कानूनी सदस्य के रूप में पहली बार 1833 चार्टर के माध्यम से मैकाले को जोड़ा गया था। ये एक सदस्य थे, चौथे जो थे कानूनी सदस्य। भारत के गवर्नर, इसमें एक और प्रावधान क्या किया गया जो इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या हुआ था 1773 एक्ट के द्वारा कि इन दोनों गवर्नरों के जो अधिकार थे, इनको मतलब इन दोनों गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अब क्या किया गया, इनकी विधायिका शक्तियाँ, जो यहाँ के गवर्नर थे और जो यहाँ के गवर्नर थे, बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों को के गवर्नर की जो विधायिका शक्ति थी वो भी यहाँ पे दे दी गई गवर्नर जनरल को। और अब इसको नया नाम क्या दे दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। 1773 में क्या हुआ था कि जी को जीजी कहा गया था, ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा जीजी को भारत का जीजी कह दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम जीजी थे। 1 जीजी मतलब प्रथम जीजी। पूरे भारत के विधायिका के अधिकार दे दिए गए। और अब जब पूरे भारत के विधायिका के अधिकार दे दिए जाएंगे तो काम ज़्यादा हो जाएगा। तो जो पहले बने कानून थे उन्हें नियामक कानून कहा गया, और जो इस एक्ट के द्वारा बनाए गए कानून हैं उन्हें नए कानून कहा गया, ठीक है। तो ये है गया 1833 का चार्टर। 1853 का चार्टर क्या कहता है, चूँकि 1858 में सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई थी, ये उसके पहले का 1853 का है। ये अंतिम चार्टर था, क्यों, क्योंकि इसके बाद 1858 आएगा और सत्ता ब्रिटिश हाथ में चली जाएगी, मतलब ये कंपनी के द्वारा लाया गया अंतिम चार्टर था। इसमें क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, परिषद थे, उसके विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। मतलब अब परिषद विधायी कार्य अलग करेगी और प्रशासनिक कार्य के अलग करेगी। इस काउंसिल में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बनी और ये संसद के रूप में कार्य कर रही थी, जो मतलब विधायिका जैसे हमारी संसद है उस प्रकार से ये भारतीय विधान परिषद कार्य कर रही थी। देखो, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 1853 के चार्टर एक्ट से।
और भारतीयों के लिए एक विशिष्ट सिविल सेवा का शुभारंभ किया गया। भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। 1854 में मैकाले समिति ने कहा था कि भारतीयों को भी सिविल सेवा में शामिल किया जाए। पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया इस एक्ट के द्वारा, 1853 एक्ट के द्वारा। अब देखिए, ताज का शासन 1858 से 1947, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक चला है ताज का शासन। इसके पहले था कंपनी का शासन। तो 1857 में विद्रोह होता है तो बहुत सारे सुधार होते हैं। 1858 में क्या हुआ है, शासन विक्टोरिया के हाथ में चला गया। इसको मत देखिएगा, मैंने विक्टोरिया बनाई है, ये इनका ताज हो गया। अब शासन कहाँ चला गया था, तो इनके हाथों में, ताज के हाथों में, विक्टोरिया छोड़िए। शासन जो है वो विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटिश महारानी थी उनके हाथ में चला गया। गवर्नर जनरल का फिर पदनाम चेंज कर दिया गया। अब देखिए, पहले 1773 में क्या किया गया था कि जी को जीजी में कहा गया था, कन्वर्ट किया गया था। फिर 1784 में जीजी को भारत का जीजी कहा गया। अब 1858 में क्या किया गया, भारत के जीजी को वायसराय नाम दे दिया गया, वायसराय। तो जो जीजी हैं वो वायसराय बन गए। और पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और जो बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, 17 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था द्वैध शासन, उसको समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम से। और भारत के राज्य सचिव नाम के एक नए पद का सृजन किया गया। ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे, मतलब राज्य सचिव जो थे। और एक परिषद दी गई इनकी सहायता के लिए, जिसमें 15 सदस्य थे। ये सिर्फ सलाहकार समिति थी, इसके निर्णय इन पर बाध्यकारी नहीं थे। ये ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी थे, जो भारत के राज्य सचिव थे। और भारत में प्रचलित, इस एक्ट के द्वारा भारत में प्रचलित जो शासन प्रणाली थी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, इसमें क्या हुआ, कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। अब कैसे की गई, तो देखिए, वायसराय की जो काउंसिल थी, परिषद थी, उसमें गैर सरकारी सदस्य का नॉमिनेशन या नामित किया जाने लगा। अभी सरकारी सदस्य नहीं आए थे, मतलब क्या हुआ था कि सिर्फ नॉमिनेशन हो रहा था, ठीक है, नामित किया जा रहा था कि फला फला को इस सदस्य में शामिल कर लिया गया। जैसे 1862 में कैनिंग ने किसको किसको शामिल किया था, नामित किया था, तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सरदिनकर राव, इनको कैनिंग ने शामिल किया था। और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि जो बंगाल, जो बॉम्बे है और जो मद्रास है, बंगाल नहीं, बॉम्बे, मुंबई था और मद्रास, इनकी विधायी शक्ति इनको पुनः वापस दे दी गई। ठीक है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। मतलब जब विधायी शक्ति एक तरफ जा रही थी तो केंद्रीकरण हो रहा था, अब सबको वापस दे दी गई, तो मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है। वायसराय की शक्ति में और बढ़ोतरी की गई। 1859 में कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया। काउंसिल का एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। वर्तमान में भी ये व्यवस्था जारी है कि एक ही मंत्री को कई विभाग दे दिए जाते हैं। और इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। 1892 का अधिनियम, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब अधिक संख्या में गैर सरकारी सदस्यों को चुना जाने लगा या नामित किया जाने लगा। विधान परिषद पर में बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई। प्रांतीय विधान परिषद में जो गवर्नर था वो जिला परिषद, विश्वविद्यालय, नगर पालिका और व्यापार संघ, इनसे सदस्यों को चुन सकता था। मतलब गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति यहाँ से होती थी, यहाँ से। और चुनाव शब्द का प्रयोग अभी तक इसमें नहीं किया गया था, ठीक है, अभी तक। ये हमारा आज का वीडियो है पॉलिटी का। करंट हमारा देखिए, ज्योग्राफी के कुछ वीडियो हम डाल चुके हैं, करंट हमारा चल रहा है साथ के साथ। आज हमने पॉलिटी का एक वीडियो बना दिया है और हो सकता है कल हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाए। मैंने अब बोला है आप लोगों से कि अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि प्रतिदिन पर डे मेरा एक वीडियो जरूर आए। तो ये हमारा चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ये है सब्सक्राइब का बटन, इसको प्रेस कर दें। ये नोटिफिकेशन बेल है, इसको प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुँच सके। और इसको शेयर करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।